हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़मत पाठशाला पर स्वागत करता हूं। अभी हम क्वार्टी इक्वेशन का अगला भाग और अंतिम भाग है ये, जो कि लेखपाल मुख्य परीक्षा से संबंधित अभी हम मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में क्वार्टी यानी युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण एक साथ कर रहे हैं, तो युगपत समीकरण कर चुके हैं और क्वार्टी इक्वेशन का 2 वीडियो इससे पहले हम बना चुका हूं। आप लोगों को अच्छे से समझा चुके हैं क्वार्टी इक्वेशन का कंसेप्ट कैसा है, क्या कंसेप्ट है, उसको किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आज ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अच्छे से समझना। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 2 क्वेश्चन लिया। एक ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, एक जो मोटर बोट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि पानी में जो मोटर बोट चलता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है ना। अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह 1 घंटे कम में ये दूरी तय कर लेती। मतलब 360 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तय करती है ट्रेन। और मान लीजिए जो इसकी नॉर्मल स्पीड है, एक तो उसकी नॉर्मल स्पीड होगी, एक अगर उसका स्पीड अगर नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर अधिक स्पीड अगर होता, उस केस में क्या करता, जो नॉर्मल स्पीड जो है उस वाले से ये 1 घंटे कम में ये दूरी वो तय कर लेती। तो हमें ये पता करना है कि ट्रेन का जो जिस ट्रेन से जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है ना, वो स्पीड क्या है। नॉर्मल स्पीड यानी उसका वास्तविक स्पीड, यानी उसका ट्रेन का रियल स्पीड क्या है। ठीक है, तो आप समझिए। पहले तो उस ट्रेन का स्पीड जो है, हम मान लेते हैं वो ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, है ना। x किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है, ये हमने सपोज किया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि ये मान लीजिए, थोड़ा सा समझिए इसको। ये मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी, मतलब इसी के बीच की दूरी तय करनी है ट्रेन को। ये है 360 किलोमीटर की दूरी है ना। ठीक, अब मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ट्रेन की स्पीड, ये दूरी है और ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। तो पहले केस में अगर ट्रेन जो है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस दूरी को ट्रेवल करेगी तो कितना टाइम लगेगा, t1 मान लीजिए टाइम लगा उस केस में, है ना। तो ये आपको पता है कि इस t1 स्पीड होता है दूरी बट्टे चाल, ये आवर हो जाएगा, ठीक है। पहला 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ट्रेन को, और हम चूंकि इसमें ये नॉर्मल ट्रेन की गति क्या है, वास्तविक गति, मतलब जिस गति से ट्रेन चल रही है वो गति पता करना है हमें, है ना। उस गति को हमने माना x किलोमीटर पर आवर। तो 360 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करने में टाइम कितना लगेगा, दूरी बट्टे चाल 360 अपन x किलोमीटर आवर, x आवर, ये तो पता होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन में है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है ना, ये जो स्पीड है अभी x है, अगर ये स्पीड बढ़ के 5 मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए, है ना, पर आवर हो जाए। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि नॉर्मल स्पीड से, जो स्पीड से ट्रेन चल रही है उससे अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अधिक होती, उस केस में क्या होता, ट्रेन को 1 घंटा कम टाइम लगता। उस केस में क्या होता, तो अब देखिए जब स्पीड ये हो गया तो t2 यानी इस केस में टाइम कितना लगेगा, 360 बाई x प्लस 5, ये क्लियर है। ये फिर आवर हो गया हमारा, मतलब अगर स्पीड ये है तो उस केस में टाइम कितना लगेगा, 360 जो दूरी है अपन जो स्पीड है उतना घंटा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेफिनेटली देखिए स्पीड कम है तो उस केस में टाइम अधिक लगेगा, जाहिर सी बात है। स्पीड जब बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो टाइम कम लगेगा ट्रेवल करने में, सेम, क्योंकि डिस्टेंस ये सेम है, ये 360 है, ये भी 360 है। तो स्पीड जब ये बढ़ जाएगा तो ये डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है, जब पहले जो इस टाइम लगता था और बाद जो स्पीड बढ़ाने से जो टाइम लगता है, तो बाद में जो टाइम लगता है 1 घंटा कम हो जाता है, 1 घंटा कम हो जाता है। तो क्या होगा आप ये समझिए, तो ये 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, है ना।
ये 1 घंटा होगा, यही तो होगा ना 1। इस केस में पहले वाले केस में ये टाइम लगा, बाद वाले केस में ये टाइम लगा, तो इस वाले में अधिक टाइम लगेगा डेफिनेटली, कि स्पीड कम है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि उस वाले केस में 1 घंटा इस वाले केस में अधिक लगेगा, इस वाले केस में कम लगेगा, तो 1 घंटा कम लगा। तो पहले इसको अगर T1 माइनस T2 करेंगे, T1 माइनस T2 करेंगे, तो ये तो यही होगा ना, ये 1 आवर, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहीं से बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एलसीएम होगा इसका x प्लस 5, ये तो हो गया आपका 360 x प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 360, इसमें x आ जाएगा इक्वल टू 1 हो गया। बहुत आसान हो गया, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना है। ये हो गया 360x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1800, ये हो गया माइनस 360x, और इक्वल की इस तरफ ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है, ब्रैकेट ओपन से होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x, 1 है तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको लेके चले जाएंगे उस तरफ, इस तरफ 0 आ जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5x हो गया, और ये हो गया माइनस 1800, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन बन गया हमारा कौन सा, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये 360 माइनस 360x, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसको ब्रेक, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ब्रेक ऐसे करते हैं कि क्या हो, ब्रेक ऐसे करते हैं कि ये साइन जो है मल्टीप्लाई करें तो 1800 के इक्वल्स आएगा, और इसको प्लस करें तो क्या आएगा, 5 के इक्वल्स आएगा, है ना। अब देखिए ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो गया। ये देखिए 45 प्लस माइनस 40 प्लस 5 आएगा, और 45 से माइनस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1800। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मिलिटर को कैसे ब्रेक करते हैं, वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया। अब क्या, आप कॉमन लेते हैं इसको, यहाँ पे x कॉमन आ गया, यहाँ पे x कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, फिर से यहाँ पे हो गया x प्लस 45 इक्वल टू ये हो गया 0। तो मैंने बताया कि जो x प्लस 45 हो गया, जब आपने ब्रेक किया ना यहीं से पता चल गया आंसर हमें, आज का आंसर 40 होगा। अब देखिए कैसे निकल जाएगा, ये हो गया x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 40, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू निगेटिव 45, है ना। तो ट्रेन की स्पीड जो है नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, कभी नहीं। तो ये हो गया ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर जो हो गया। ये आया कैसे, x माइनस 40 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 40, ये x प्लस 45 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू नेगेटिव 45 आएगा। लेकिन ट्रेन का स्पीड जो है कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया। ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा नॉर्मल। जो हमने यहाँ पे x सपोज किया था वो हमें आ गया, यही क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं कि इस तरह के हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, सेट करना है, इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, और फिर तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मास्टर हो ही गए होंगे अब तक, क्योंकि मैंने अच्छे से उसको कंसेप्ट भी बताया, बहुत सारा सम भी किया हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मिडिल टर्म ब्रेक से आप नहीं कर सकते हैं, कभी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला ये क्वेश्चन हो गया। ये है, मान लीजिए आप देखिए, ये मान लीजिए किसी नदी में, ये देखिए ये है नदी, पानी किसी डायरेक्शन में चल रही है मान लीजिए, है ना। नदी का ये विड्थ ये यहाँ से है, मान लीजिए 24 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये है बेसिकली कि एक मोटर बोट जिसकी स्पीड शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है,
अगर पानी स्थिर है तो मोटर बोट का स्पीड उस शांत जल में 18 किलोमीटर पर आवर है। वह 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और इसी दूरी को फिर वापस आने में, है ना, मतलब इस यहाँ से यहाँ गया, फिर यहीं से क्या किया, यहाँ आया वापस। तो इस केस में 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ये वाला टोटल ए बी, और तो जाती है यहाँ से ऐसे और फिर यहीं से वापस ऐसे आती है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अप स्ट्रीम जाती है वो जाने में तथा इसी दूरी को वापस आने में लगे समय से 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब अप स्ट्रीम वाले में 1 घंटा अधिक समय लेती है और डाउन स्ट्रीम वाले में 1 घंटा कम। अप स्ट्रीम मतलब समझ लीजिए, अप स्ट्रीम मतलब होता है, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द करेंट, ठीक है, अगेंस्ट द करेंट मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत हो गया, ठीक है। और डाउन मतलब करंट के साथ, करंट के साथ, ये हमें समझना होगा। जो ही आए अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द करंट और डाउन स्ट्रीम मतलब विद द करंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो धारा की चाल क्या है, जो वाटर का जो पानी जो चल रही है नदी में उसकी कुछ स्पीड होगी, है ना। पानी अगर चल रही होती है तो कुछ स्पीड तो उसका होगा ना, तो वही हमको पता करना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये भी देखिए, पानी धारा का स्पीड मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, ठीक, ये क्लियर है। स्पीड मान लिया धारा का मतलब स्ट्रीम का स्पीड मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में जो बोट का स्पीड है वो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताइए जब ए से बी ये अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है तो 18 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड है ना। करंट के अगेंस्ट पानी का जो स्पीड है इधर, इधर पानी इधर मूव कर रही है इधर, ये जो बोट है अब अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द करंट। इसकी स्पीड, इस केस में बोट का स्पीड हो जाएगा 18 माइनस एक्स। बोट का स्पीड ये है और पानी का स्पीड ये है, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये वाला इधर जाएगी और जब इधर आएगा तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, साथ बोट का स्पीड जो है उसमें पानी का स्पीड ऐड हो जाएगा, क्लियर है। मतलब इधर पानी बोट का स्पीड, बोट इधर जा रही है और पानी का स्पीड ये है ना, अगेंस्ट है। इस केस में इफेक्टिव स्पीड हो जाएगा बोट का वो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। और जो बोट जब वापस आएगी यहाँ से उस केस में स्पीड हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखिए वही कह रहा है कि डेफिनेटली इस केस में क्या होगा, बोट को इस यहाँ से यहाँ जाने में सेम दूरी ये तय करनी है। स्पीड इसका कम हो गया क्योंकि ये तो रोक रही है ना, धारा की जो स्पीड है वो तो उसको रोकेगा बोट को जाने में। तो इस केस में जाने में उसको अधिक टाइम लगेगा, वापसी में कम टाइम लगेगा। क्यों कि यहाँ पे करंट उसको फेवर कर रहा है, उसको साथ दे रहा है, उसका स्पीड उसमें ऐड हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगता है अप स्ट्रीम वाले केस में वो 1 घंटा अधिक लगता है किसके तुलना में, डाउन स्ट्रीम के तुलना में, है ना। तो अब देखिए, तो क्या पहले वाला केस इसमें टाइम क्या लगेगा, अगर T1 है तो इस डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, स्पीड हो गया हमारा 18 माइनस एक्स, ये टाइम हो जाएगा पहले वाले केस में। इस वाले केस में टाइम क्या हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा हमारा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, है ना, 18 प्लस एक्स, ये हो जाएगा टाइम, घंटा, इतना आवर हो गया, ये भी आवर हो गया। तो समझ में आ गया इस केस में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर ही है तो स्पीड हो जाएगा 18 माइनस एक्स, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। तो दूरी 24 किलोमीटर और चाल 18 माइनस एक्स, इफेक्टिव स्पीड है वो, क्योंकि शांत जल में बोट का स्पीड है 18, तो जब पानी के अगेंस्ट जाएगा तो माइनस कर देंगे, जब पानी के साथ जाएगा तो धारा का स्पीड उसमें प्लस कर देंगे। तो इसीलिए ये 18 प्लस एक्स हो गया, ये 18 माइनस एक्स हो गया, T1 हो गया, ये T2 हो गया। क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ कि T1 माइनस T2 यही है 1 है, 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो डेफिनेटली आपको पहले डिसाइड करना होगा कि किस में 1 घंटा अधिक लगेगा। तो जब स्पीड कम रहेगा तो अधिक टाइम लगेगा, दूरी तो सेम है, एक ही दूरी तय करनी है, तो स्पीड कम होगा टाइम अधिक लगेगा। तो T1 माइनस T2 करेंगे, फिर पिछले वाले की तरह ही इसमें भी इक्वेशन बन जाएगा। आप देखिए 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है ये। अब यहाँ से LCM हो जाएगा इसका 18 माइनस एक्स
और 18 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 24, पहले बार में ये मल्टीप्लाई होगा 18 प्लस एक्स, दूसरे बार में माइनस आएगा, फिर यहाँ पे 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो गया 1 हो जाएगा। अब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर इसको इधर, तो ये वाला हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस हो जाएगा 24x, क्लियर है। फिर माइनस 24 इंटू 18 अब प्लस हो जाएगा 24x, ये वाला को हमने ब्रेक कर लिया है ना। इधर हो जाएगा हमारा a माइनस बी, a प्लस बी है तो 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 24 प्लस 18, ये 24 18 है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 24 प्लस 24, ये हो गया 48x, ये हो गया 48x, और इधर बच गया हमारा 18 स्क्वायर, 18 8 8 64, 6 1 44 18 4 8 12 324, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे सबको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ये प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यही इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो x निकल जाएगा यहाँ से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कैसे करना है आपको अच्छे से पता है, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 48 को ऐसे ब्रेक करना है कि एक क्या करना है, प्लस आए, ऐड करें तो क्या हो, ऐड करें इसको तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 48 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आना चाहिए, 324 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। 54 प्लस 6 माइनस 6 है, 48 आ जाएगा। 54 प्लस 54 और माइनस 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए x कॉमन हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 54, यहाँ पे क्या होगा माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे, x माइनस 6 यहाँ पे कॉमन ये हो गया x प्लस 54, यहाँ पे दोनों कॉमन आ गया इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा निगेटिव 54। क्यों, क्योंकि x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 6, फिर x प्लस 54 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू निगेटिव 54। अब करंट का यानी धारा का स्पीड, पानी की धारा का स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है ना। तो ये कट हो गया, x इक्वल टू आ गया 6, तो मतलब ये हो गया हमारा इसका जो करंट का स्पीड हो गया, धारा की जो चाल हमने सपोज किया था, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया धारा का स्पीड। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सिंपल है, कुछ समझ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है, एक चीज़ सपोज करना है, जल्दी अपने आप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। भले ही यहाँ पे टाइम बहुत लगा समझाना, क्योंकि हमें ना बताना था आपको, हमें सिखाना था, हमें समझाना था, यहाँ सिर्फ हमें सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना था। अगर सॉल्व करके सिर्फ हमें आंसर निकालना होता तो बहुत जल्दी हम इसको फाइंड कर देते, क्योंकि सिखाना था, समझाना था ताकि आप इसको कर सकें, इसीलिए इतना टाइम लगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा स्पीड पे, ट्रेन पे बेस्ड या किसी और पे बेस्ड, मोटर बोट, शांत जल, धारा की चाल, जो डिस्टेंस, तो आपको ऐसे समझना है, उसको इक्वेशन पे सेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर उसको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से आज जो युगपत और द्विघात समीकरण है, मेरे हिसाब से हमने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। स्पेशली लेखपाल मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में
आ गया होगा अच्छे से। इसके बावजूद अगर किसी भी इसमें इस युगपत एवं द्विघात समीकरण में किसी क्वेश्चन में लेखपाल मुख्य परीक्षा संबंधित किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या नहीं समझ में आ रहा हो या नहीं सॉल्व हो रहा हो कोई भी क्वेश्चन, भले ही आप उसको कहीं से भी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके या aryabhattapathshala@gmail.com पे जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं अगर कोई मैसेज करेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन अगर टाइप करके बताएगा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या कोई अलग क्वेश्चन भी होगा जो मैंने नहीं भी बताया है, आप कहीं और से भी कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फिर मैं उसको आके ज़रूर सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए ठीक है, आज ये ख़त्म होता है द्विघात एवं युगपत समीकरण। जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।